अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम CSS3 का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये CSS3 की सीरीज़ का पहला लेक्चर है कि जिसके अंदर हम CSS की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, CSS को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और हम CSS के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं CSS को लिखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले CSS का मतलब ही समझा देते हैं आप लोगों को। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो मेरे कपड़ों को इस पिक्चर से सही से समझ आई होगी। फिर इसके बाद हम कौन कौन से काम हम CSS के ज़रिए करवा सकते हैं, तो वो भी चले दिखा देते हैं। अब सबसे पहले हम CSS को हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। CSS के ज़रिए से हम HTML पे स्टाइलिंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम HTML की एलिमेंट्स को, इमेजेस को, वीडियो, जो भी चीज़ हो, बटन्स हो वगैरह, इनको पोजीशन हम दे सकते हैं। CSS को यूज़ करके हम HTML की सारी एलिमेंट्स और पिक्चर, बटन्स वगैरह सब चीज़ों को पोजीशन दे सकते हैं। CSS के ज़रिए हम HTML पे एनिमेशन लगा सकते हैं कि बटन कैसे एनिमेट हो, इसके ऊपर हॉवर आ जाए, हॉवर कर ले, माउस आ जाए तो पैर कैसे एनिमेट हो जाए हो, तो सारा का सारा एनिमेशन हम CSS के ज़रिए ही कर लेंगे। फिर इसके बाद ओवर इफेक्ट है। CSS की मदद से हम HTML की एलिमेंट्स पे, लिंक्स पे, बटन्स पे हॉवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद है रिस्पॉन्सिव। अगर आज भी आप HTML से एक वेब पेज बनाएं और फिर उसको लैपटॉप में देख ले तो अच्छा नज़र आ जाएगा आप लोगों को, लेकिन अगर आप पहले फिर इसको फ़ोन के अंदर देख ले तो फिर कुछ डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कि लैपटॉप में और फ़ोन में एक जैसे हो और सारे के सारे एलिमेंट अपने अपने प्लेसेस पर हो, तो फिर इसके लिए हम रिस्पॉन्सिव यूज़ कर सकते हैं। CSS के ज़रिए हम वेबसाइट की रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन CSS हम 3 तरीके से HTML के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनलाइन CSS कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक H1 टैग एलिमेंट क्रिएट कर लिया है और इसके अंदर ही स्टाइल देकर टेक्स्ट को मैंने स्टाइल दे दिया है, तो ये वर्ड बन गया है। तो इस तरीके से आप लोग इनलाइन CSS कर सकते हैं। फिर इसके बाद है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हम हेड के अंदर ही कर लेंगे। हेड के अंदर हम स्टाइल एलिमेंट को क्रिएट करके इसके अंदर हम कुछ भी एलिमेंट को टारगेट करके स्टाइलिंग दे सकते हैं। फिर लास्ट पर है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS हम एक अलग पेज बना के इसको नेम देकर और फिर लास्ट में .css दे देना ज़रूरी है। जिस तरह हम HTML की फाइल को .html दे रहे थे लास्ट में नेम में। ठीक है, तो इस नेम से आपने सेव कर लेना है और फिर आपने हेड के अंदर लिंक कर देना है इस तरीके से। फिर इसके बाद है कि हम CSS को कौन कौन सी सॉफ्टवेयर में या टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिख सकते हैं। जिस तरह हमने पहले HTML के लिए विजुअल स्टूडियो यूज़ किया था, तो हम CSS के लिए भी विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास अगर विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप लोग नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस यूज़ कर सकते हैं, एटम यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, जो भी मर्जी आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं CSS को लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लेंगे और इसके आउटपुट वैसे भी हम क्रोम के अंदर देख लेते हैं या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर देख लेते हैं। एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू और फिर फोल्डर। तो CSS3 एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। इस पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। ये कुछ मेथड है कि जिसके ज़रिए हम किसी भी फोल्डर को अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर सकते हैं। एक तरीका तो यह हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यही तरीका। और इसकी दूसरा तरीका यह है कि हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, सिर्फ ओपन, और यहाँ पे इस लाइन के अंदर आपने क्या कर लेना है, CMD और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट फिर एंटर कर लें, तो आप लोगों के पास यही फोल्डर विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक है, थर्ड मेथड है वो भी हम दिखा देते हैं यहाँ पे।
आप लोगों ने सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद में अपने यहाँ पे आना है फाइल पे, ठीक है। और फाइल पे आने के बाद यहाँ पे ओपन फोल्डर, यहाँ से आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो के अंदर आप ओपन कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये फोल्डर इस पर क्लिक करके और फिर ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास एक फोल्डर ओपन हो जाएगी। जो भी फोल्डर आप ओपन कर लेना चाहते हैं तो वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं कि HTML5 का फोल्डर मेरे पास ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप विजुअल स्टूडियो के अंदर फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करके राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो न्यू फाइल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, यहाँ पे आप प्लस वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ मुझे सजेस्ट कर रहा है कि न्यू फाइल। तो इस पर क्लिक करके मेरे पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमने HTML क्रिएट कर लेना है। HTML के लिए तो index.html, ठीक है। यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं, शिफ्ट 1 पेर एंटर कर लेते हैं तो आप लोगों के पास बॉयलर प्लेट आ जाएगी। यहाँ इसके अंदर सबसे पहले हम inline CSS कर लेते हैं। तो inline CSS के लिए मैं कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पे और राइट साइड में को दिखा देता हूँ कि मेरे पास H1 क्रिएट हो गई, H1 एलिमेंट। अच्छा, इसके अंदर अब हम inline CSS कर लेंगे। तो inline CSS को करने के लिए यहाँ पे आप लोगों ने स्टाइल लिख लेना है और फिर इसके बाद अगर आप कलर देना चाहते हो तो कलर दे और फिर इसके बाद कलर का नेम लिख ले। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होगी। यहाँ अगर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर लिख लेना है और फिर इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप और भी स्टाइल दे सकते हैं, बॉर्डर और सॉलिड, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने inline CSS किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप inline CSS कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। हम inline CSS नहीं कर लेंगे क्योंकि हमारे पास HTML फाइल के अंदर हज़ारों एलिमेंट होते हैं और हर एलिमेंट के अंदर हम inline CSS करके तो हम थक जाएंगे और हमारा कोड HTML का कोड बहुत बुरा बन जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम एक्सटर्नल CSS यूज़ कर लेंगे, लेकिन इससे पहले इंटरनल CSS भी करवा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आपने इंटरनल CSS हेड के अंदर ही कर देना है। तो सबसे पहले आपने स्टाइल एलिमेंट क्रिएट कर लेना है और इसके अंदर आपने स्टाइल कर देना है, ठीक है। और मैं सबसे पहले मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं H2 ही क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर इंटरनल CSS। अच्छा, मेरे पास मैंने एक दूसरा एलिमेंट क्रिएट कर लिया कि जिसके अंदर मैंने इंटरनल CSS लिख लिया। यहाँ पे हम इंटरनल CSS लिखते हैं। मैंने एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया हेड के अंदर और यहाँ पे मैं इसी को टारगेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, किसी भी एलिमेंट को आपने टारगेट कर लेना है इसके नेम से। बाद में हम ये सारे सेलेक्टर पढ़ लेंगे कि सेलेक्टर के कितने टाइप्स है, ठीक है। तो सबसे हम अभी सिर्फ दिखा देते हैं आप लोगों के इंटरनल, एक्सटर्नल और inline CSS में क्या फर्क है और हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने H2 को टारगेट कर लिया और अब मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, स्टाइल देना चाहता हूँ। तो सबसे आपने सिर्फ कलर लिख लेना है सिर्फ यहाँ पे और कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या इसको नेम दे सकते हैं। अगर मैं वाइट दे दूँ तो ये हाइड हो जाएगी क्योंकि बैकग्राउंड कलर वाइट ही है, तो इसके साथ इसका कलर नहीं आ रहा। इसको मैं रेड ही कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कलर ऐड हो गई। यहाँ पे अगर मैं इसको बॉर्डर देना चाहूँ तो बॉर्डर भी दे सकता हूँ और यहाँ पे मैं सॉलिड, आप देख सकते हैं कि इसकी बॉर्डर भी ऐड हो गई। इसके बाद में बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर लिख लेना है और कोई भी कलर आप सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। तो ये होगी इंटरनल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए हम एक अलग पेज फाइल बनाएंगे। यहाँ पे आके
एक न्यू फाइल क्रिएट कर ले और इसको नेम कोई भी नेम दे सकते। और हम एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, डायरेक्ट पेज भी मेरे पास क्रिएट हो और वो लिंक भी हो जाए। तो इसको भी यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। आपने क्या कर लेना है, लिंक लिख लेना है और यहाँ पे नीचे आके लिंक CSS इसको क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक href के अंदर एक पाथ ऐड हो चुका है फाइल का, लेकिन मेरे पास इस नेम का फाइल नहीं है। तो आपने क्या कर लेना है, कंट्रोल और आल्ट को प्रेस कर लेना है और इसके ऊपर कर्सर लाना है ताकि ये हैंड आ जाए। जैसे ही ये आ जाए ना, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब मुझे सजेस्ट करा है कि क्रिएट अ फाइल, तो मेरे पास फाइल क्रिएट हो गई। ये आप देख सकते हैं style.css, यहाँ पर भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि style.css फाइल क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे लिंक भी हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट लिख लूँ, इसको ख़त्म कर लेता हूँ और इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एक फाइल क्रिएट कर लेना है। इसको मैं कोई भी नाम देख सकता हूँ, फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास डॉट CSS। मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया और इसको नेम दे दिया फर्स्ट क्लास डॉट CSS। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अगर मैं कितने भी कोड क्यों ना लिखूँ और मैं इसके साथ लिंक ना कर दूँ तो फिर मेरा कोड नहीं चलेगा। मैं यही कोड को कॉपी करके और इसको मैं इस फाइल के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो H2 लिखा है ना, तो इसको मैं P ही लिख लेता हूँ, P लिख लिया, ठीक है। और यहाँ HTML के अंदर मैं एक पैराग्राफ भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ को ऐड करने के लिए हम P एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं, वैसे भी आप लोगों को पता है। और यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पैराग्राफ आ चुका है और यहाँ पे मैंने स्टाइल दे दिया है, लेकिन इसके ऊपर स्टाइल नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने ये दोनों पेज आपस में लिंक ही नहीं किए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लिंक कर लेते हैं। लिंक को कैसा, जिस तरह मैंने पहले जो तरीका बताया वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके लोगों के पास वो नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर छोड़ दो। तो यहाँ से आपने लिख लेना है ये एलिमेंट, ठीक है, ये क्रिएट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने href के अंदर लिंक कर देना है। मेरे पास डिफरेंट नेम से लिंक डिफरेंट पेज लिंक है, लेकिन ये पेज मेरे पास है ही नहीं। तो इस नेम को रिमूव करके मैं अपना फाइल वाला नेम लिख लेता हूँ, फर्स्ट क्लास डॉट CSS। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। मैं इस स्टाइल को चेंज करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं रेड क्यूब की जगह पे थोड़ा ब्रेक कर दूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे कलर ब्लैक हो गए, टेक्स्ट भी ब्लैक हो गया और बॉर्डर भी ब्लैक हो गई। यहाँ पे हम बॉर्डर के अंदर ही कलर दे सकते हैं, येलो लिख लेते हैं, येलो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बॉर्डर भी का कलर भी चेंज हो गया। यहाँ से मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे कि हाँ HTML के ऊपर CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद CSS के अंदर हम कैसे कमेंट बना सकते हैं, तो वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे मेरे पास, मैं इस लाइन को कमेंट, इस कोड को कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं सेलेक्ट कर लूँ, सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा और फिर इसके बाद कंट्रोल/ पर क्लिक करके मेरे पास ये कमेंट आउट बन जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि CSS अब अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कमेंट आउट कर दिया। जैसे ही हम कमेंट आउट कर लेते हैं तो CSS फिर अप्लाई नहीं होगा। मैं इसको दोबारा से कट कर लेता हूं, तो अब CSS आ रहा है, इसके ऊपर स्टाइलिंग आ रहा है। कमेंट हम इस मकसद के लिए यूज़ कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कमेंट इस पैराग्राफ के लिए लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पैराग्राफ एंड हेयर। तो कोई भी ये कोड ओपन करके उसको आसानी से समझ आ जाएगी कि ये यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो चुका है। या अगर हम यहाँ पे
लिख ले कि यहाँ पे हेडर कम्स इन हो गया, हेडर। और फिर इसके बाद जो कोड स्टार्ट हो रहा है, जो स्टाइलिंग स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हम फिर अलग बनाएंगे, अलग कमेंट बनाएंगे और इसके अंदर हम लिख लेंगे कि मेन पार्ट स्टार्ट हियर। ठीक है, तो कमेंट्स हम इस मकसद के लिए लिख सकते हैं, अपने कोड को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आउट कर ले, अपने कोड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बनाए, ताकि आप भी 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर के बाद या कुछ ही महीनों के बाद अपने कोड को देख ले और आसानी से अपना हल या निकाल सके और आसानी से आप इसके अंदर चेंजेस कर सके। तो इस मकसद के लिए HTML कमेंट्स और CSS कमेंट हम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।